हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल आर के लर्निंग पर। तो दोस्तों, जो हमारी जो मैथ्स की बुक है एनसीईआरटी की क्लास 10 की, हमारा जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 करवा दी थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 को। और दोस्तों, आपने अगर मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने एक्सरसाइज 1.1 समझाया है, तो वो भी ज़रूर देखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं अब आपको कुछ समझाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सवाल करने से पहले कुछ समझेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ नियम है, जैसे 2 से विभाजिता का नियम। इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये है दो से विभाजिता का नियम। और जो 3 से है, 3 से विभाजिता का नियम। संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे दोस्तों यहाँ पे 111 है, यानी हमने इसको प्लस करा तो ये 3 हो गया। यानी अगर हम संख्याओं को प्लस करके 3 आ रहा आंसर, तो वो जो संख्या है वो पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी, है ना दोस्तों। तो जैसे यहाँ पे मैंने करके भी दिखा रखा है। यहाँ पे 111 है, तो यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 आ गया, 21 आ गया, 3 7 21 और 0 यहाँ पे आंसर आ गया, है ना दोस्तों। तो ये था 3 से विभाजित का नियम। और जो 4 से है वो भी देख लेते हैं हम। अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। यानी अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं। जैसे यहाँ पे 20 है, 4 पंजे कितने होते हैं? 20। तो ये संख्या पूरी क्या होगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये संख्या नहीं है, ये 4 की टेबल में नहीं आती, तो ये संख्या नहीं होगी, यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी पूरी, है ना दोस्तों। तो ये था 4 से विभाजित का नियम। और जो 5 से है, इकाई के स्थान पर 0, 5 हो, यानी वो संख्या जिस पे इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, जैसे 15, 25, 50, 10 ऐसे। ठीक है दोस्तों, 75, 85 ऐसे, उससे हम 5 से पूरा विभाजित कर सकते हैं, यानी पूरा भाग जाएगा 5 से, है ना दोस्तों। तो चलिए आप देखते हैं एक्सरसाइज हमारी 1.2 को। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है, इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूपों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे हमें इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है ना दोस्तों। तो यहाँ पे जो पहला है वो है 140। तो चलिए हम 140 को करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने पहले ही सॉल्व कर रखा है ताकि आपको यहाँ पे मैं सिर्फ समझा सकूँ, और यहाँ पे हमारा टाइम भी बचेगा और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे जो है पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, मैंने ऐसे करा इसको, मतलब एलसीएम करा है ऐसे। जैसे 2 7 जा 14, 2 0 आ गया, 2 से 35 आया, फिर 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो ये इसको ऐसे इस प्रकार इसका ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे, है ना दोस्तों। तो ऐसे ही आपको ये सभी सवाल करने हैं। तो दोस्तों, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, देखो ये मैंने कहा और ये इसका आंसर आ गया, है ना दोस्तों। यहाँ पे इसका ये ऐसे एलसीएम लिया, फिर यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन आ गया, फिर ये इसका आंसर। तो बस कुछ ही नहीं करना आपको, बस ये जो संख्या है इनको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देना है और इसके ऐसे लिख देना है, क्योंकि अगर इन संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, हाँ दोस्तों। तो यहाँ पे ये फोर्थ क्वेश्चन है 5005, 5005। तो यहाँ पे इसका ये आ गया आंसर, है ना दोस्तों। तो चाहो तो आप इसे नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना दोस्तों। तो आप देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वो है 5वां 7429, यानी, है ना दोस्तों, 7429। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर ये हो गया, है ना दोस्तों। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जब हम स्टार्ट एलसीएम लेते हैं ना, तो यहाँ पे सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटी संख्या से होएगा ही नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे बड़ी ले लिए और यहाँ पे बड़ी से करा हमने, है ना दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे आंसर। तो जितना हो सके आप पहले छोटी संख्या से करने की कोशिश करिए, है ना। अब यहाँ पे दोस्तों अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं।
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ या एलसीएम के गुणा है। तो ये हमें ज्ञात करना है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे तो वो आंसर होना चाहिए, है ना दोस्तों। तो चलिए हम इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 26 और दोस्तों यहाँ पे हमने ले लिया है 26 और 91 को। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करा, इसका इस प्रकार ऐसे कर लिया, ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे कर लेना है। फिर यहाँ पे क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे 26 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो ये हो जाएंगे और जो 91 के हैं वो ये हो जाएंगे, हाँ दोस्तों। और जो फिर दोस्तों आपको करना क्या है, जो यहाँ पे एचसीएफ है वो क्या होएगा, तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मैंने एचसीएफ लिखा है 13 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1 के लिखा है क्योंकि जो एचसीएफ होता है वो इसमें देखना है हमें कि कॉमन कौन सा है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 13 कॉमन दिख रहा है और यहाँ पे 1 कॉमन दिख रहा है, तो ये है ना एचसीएफ हो जाएगा इन दोनों के, ये इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा और आंसर आ जाएगा यहाँ पे 13 तो इसका एचसीएफ हो जाएगा। और जो एलसीएम होएगा ना वो इन जो बाकी बचेंगे, जैसे ये एक तो हम पहले एचसीएफ ले लेंगे और फिर जो बाकी बचेंगे उनको लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 13 है, 13 लिख दिया और फिर 2 और 7 बचा है तो यहाँ पे 2 लिख दिया और 7 मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा 182 आंसर आ जाएगा, है दोस्तों। यहाँ पे हमारा ये आंसर आ जाएगा और फिर हम इसकी जांच भी करनी है। तो जांच कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने फर्स्ट और सेकंड यानी जो फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट संख्या आएगी, यहाँ पे सेकंड संख्या आएंगी संख्या, है ना, और यहाँ पे एलसीएफ और एचसीएफ ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो है इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ पहले मल्टीप्लाई कर लिया है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना भी आना चाहिए, है ना दोस्तों, मल्टीप्लाई करना तो आना ही चाहिए। और यहाँ पे इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे एचसीएफ क्या है 13, यहाँ पे 13 लिख दिया, एलसीएम क्या है 182, यहाँ पे 182 लिख दिया। फिर यहाँ पे इन दोनों को करने पे ये और ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब ये हमारा सवाल सही है ना दोस्तों। तो ये था हमारा पहला सवाल। अब देख लेते हैं हमारे दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल है हमारा 510 और 92 यानी 510 और 92 है। तो सबसे पहले इसका इसी प्रकार हम इस सवाल को भी करेंगे जैसे हमने पहले करा था। दोस्तों ये सवाल बहुत ही आसान है, ये हम 5th से हम सीखते आ रहे हैं, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे ये है अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 510 का, यहाँ पे ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड, है ना, और ये हो जाएगा 92 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसे आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं चाहे तो। और यहाँ पे जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या होएगा, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 कॉमन है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो कोई कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, हाँ दोस्तों। तो यहाँ पे सिर्फ 2 कॉमन है। और यहाँ पे चाहे हम आगे तो ऐसे 1 कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं हम इसके अपने से, है ना, तो ये 1 हो जाएगा कॉमन, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा क्या है एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 2 आ जाएगा, एचसीएफ हमारा 2 आ जाएगा इसका आंसर। और ये एलसीएम क्या होता है, जो बाकी बचे होते हैं उनको हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या क्या एक तो एचसीएफ ले लिया, है ना, फिर यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 2 ले लिया, 3 बचा है 3 ले लिया, 5 बचा है 5 ले लिया, 17 बचा है 17 ले लिया, 23 बचा है 23 ले लिया। फिर इन सबको मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया आंसर, ये आ गया आंसर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो ये हमारा ये आंसर आ जाएगा 23,416। तो ये जो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसकी जांच करनी है तो वो भी हम करेंगे, इसकी जांच भी दोस्तों, जो इसकी जांच है वो भी इसी प्रकार करेंगे, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। और जो एलसीएम और एचसीएफ है हम उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर ये आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, बहुत आसान है करना, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना दोस्तों। तो ये देखिए बस यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर दिया और ये आंसर आ जाएगा हमारा, मतलब ये हमारा सवाल सही हो गया, है ना। अब देखते हैं हमारा थर्ड सवाल। यहाँ पे है 336 और 54। सबसे पहले उसी प्रकार हम कर लेंगे ऐसे, है ना, एलसीएम ले लिया, यहाँ पे भी ले लिया, है ना। फिर क्या है, अब क्या करना है अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे
336 का क्या होगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 4 क्या है, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 2 की पावर 4 लिख दिया। 3 कितना है 1, 3 की पावर 1, 7 कितना है 1, 7 की पावर 1। तो इस प्रकार भी हम इसे लिख सकते हैं ना दोस्तों। तो ये इसका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। और जो 54 का है वो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 1। तो यहाँ पे ये इसका हो जाएगा आंसर, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, है ना दोस्तों। अब यहाँ पे हमें देखना कॉमन क्या है। अब यहाँ पे आप बताइए मुझे कॉमन क्या है। यहाँ पे कॉमन है 2 भी है और 3 भी है। हाँ दोस्तों, तो 2 और 3 यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे हम HCF यहाँ पे ले लेंगे। ये 2 और 3 कितना आ गया हमारा 6 आंसर आ गया, 6 हमारा आंसर आ गया। और जो LCM होता है वो क्या करते हैं हम, जो बचे होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं और HCF का भी मल्टीप्लाई करते हैं साथ में। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करा हमने LCM ले लिया। तो यहाँ पे 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पे दोस्तों 7 आया है ना, यहाँ पे ये 7 था, ये 7 आ गया। 3 की पावर 3 था, ये आ गया। 2 की पावर 4 था, 2 की पावर 4 आ गया। हाँ दोस्तों, ये आ गए। और फिर आगे करना क्या है कि यहाँ पे आपको जो ये है 16 मल्टीप्लाई 27 यानी 2 2 2, यहाँ पे हमें जितनी पावर है 2 की उतना ही मल्टीप्लाई करना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, है ना दोस्तों। और यहाँ पे 3 कितना है 3 बार, तो यहाँ पे 3 को करेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यहाँ पे 27 आ गया। और यहाँ पे 7 ऐसे का ऐसा आ गया। और आंसर क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा आंसर 3024, है ना दोस्तों। ये इसका आंसर आएगा, LCM आ जाएगा, है ना। अब हम इस क्या करना है, जांच करेंगे अब इसकी। तो जांच में क्या होता है, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या HCF और LCM का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करा, इसका मल्टीप्लाई करा, आंसर क्या आ गया, ये आ गया, ये इसका आंसर आ गया। बस कितना आसान है ना दोस्तों, बहुत ही आसान है ये सवाल। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर हम सोल्व करेंगे। तो दोस्तों जो हमारा 3rd क्वेश्चन है वो हम अब करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने। तो ये भी दोस्तों बहुत आसान है, इनके बस वही HCF और LCM ज्ञात करने। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों अब हमारा यहाँ पे 3rd क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले 12 का लिया, फिर 15 का, फिर 21 का, ठीक है। फिर यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड आ गया, 12 का ये आ गया, 15 का आंसर आ गया, ये 21 का आ गया। 7 3 21, 5 3 15, 2 2 4, 4 3 12, है ना दोस्तों। HCF क्या आ गया, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3 HCF आ गया, ये आ गया आंसर 3 HCF। LCM क्या है, LCM क्या आएगा, जो इतने भी बचे होंगे 2 होगा 2 2 2 आ गया, 7 आ गया 7 आ गया, 5 आ गया 5 आ गया, और एक HCF का भी आ जाएगा जो हमने ओवेनिस्ट यानी कॉमन लिया था 3, है ना। तो यहाँ पे इन दोनों मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया यहाँ पे 420, है ना आंसर। यहाँ पे ये LCM आ जाएगा वो 420, है ना दोस्तों। तो आगे हम देखते हैं इस सवाल को। तो दोस्तों हमें जो सेकंड सवाल है वो हम करेंगे। तो इस सवाल में करना क्या था, बस HCF और LCF याद करना था, तो वो हमने कर लिया था उस क्वेश्चन में। अब इसका करेंगे। यहाँ पे क्या है 17 22 23 और 29, यहाँ पर 17 23 और 29 अभाज्य संख्या है। यानी दोस्तों अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 17 है और 23 और 29 है, ये अभाज्य संख्या है। मतलब ये कोई सी भी टेबल में नहीं आती, ये अभाज्य, मतलब ये डिवाइड नहीं हो सकती, है ना दोस्तों। तो इसलिए है ना हमने यहाँ पे क्या करा है कि इस प्रकार ऐसे लिख देना आपको इसमें, और यहाँ पे चूंकि करके लिख देना है कि अभाज्य संख्या का HCF 1 आएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप अगर इसे करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसके एक बार खुद से कर सकते हो 1 बार, बस ऐसे, है ना दोस्तों। जैसे यहाँ पे 23 ले लिया तो 23 को भी आप 23 से ही कर सकते हो एक बार ऐसे, इसलिए HCF यहाँ पे आ जाएगा 1। और जो हमारा LCM होगा वो क्या होगा, LCM में जो हम बचे होते हैं वो ले लेते हैं।
तो यहाँ पे जो है इनको हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना दोस्तों। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारा, है ना, 11339। तो ये हमारा आंसर आ गया, है ना दोस्तों। तो ऐसे सवाल हो जाए तो आपको ऐसे करना है सबसे पहले जो अभाज्य संख्या हो, तो है ना। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। 8, 9 और 25। अरे दोस्तों ये तो बहुत ही अच्छे, बहुत आसान सवाल है ये तो, कितने आसान सवाल है ना दोस्तों। यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आ गया। यहाँ पे दोस्तों 3 3 जा 9, यहाँ पे 5 5 जा 25, 25 आ गया। ये इनके गुणनखंड हो गया। कॉमन क्या है इसमें, 1 है, एक तो 1 कॉमन आ गया, और बस और कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा इसका आंसर 1 इसका आंसर आ जाएगा। और जो एलसीएम है वो बचे होते हैं वो ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे एचसीएफ हम यहाँ पे ले लेंगे। अगर एचसीएफ आपका 1 आ रहा है तो आप डायरेक्ट इन संख्या को गुणा कर दीजिए एलसीएम के लिए, हाँ दोस्तों। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे इन संख्या को गुणा कर दिया। 72 और 25 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, यहाँ पे 1800 आंसर आएगा, है ना दोस्तों। ये इसका आंसर आ जाएगा, है ना दोस्तों। अब तो दोस्तों और 14 क्वेश्चन है, वो फोर्थ क्वेश्चन है, वो अब देखेंगे हम। तो दोस्तों जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। मतलब इन दोनों को एचसीएफ है जो 9 दिया है और एलसीएम है जो ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ दिया हुआ है ना दोस्तों। तो चलिए अब इसका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऐसे लिख देंगे, दिया है तो हम यहाँ पे हमें प्रथम संख्या है 306 यानी 306। सेकंड संख्या है 657, एचसीएफ दे रखा है और ये एलसीएम ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, है ना। तो हम जानते हैं कि प्रथम संख्या और जो हमारी जो सेकंड संख्या होती है हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई से होता है। तो यहाँ पे हमने इसको इस प्रकार लिख दिया और यहाँ पे एलसीएम ऐसे लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है 9 है इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पे ये नीचे आ गया, तो 9 से ऐसे काट देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा इधर 34 को 657 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम है वो ये आंसर आ जाएगा एलसीएम, हाँ दोस्तों। यहाँ पे ये एलसीएम हमारा जो आ जाएगा ये आंसर, है ना। तो ऐसे ही हम इसका एलसीएम ज्ञात कर लिया बड़े ही आसान तरीके से, है ना दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं हमारा जो अगला सवाल है वो। तो दोस्तों जो हमारा अगला सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे ये ज्ञात करना है ना दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए हम ज्ञात करते हैं, इसको जांच करना है हमें। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि जो है 6n है तो यहाँ पे एक क्या हो, एक नियम है, एक रिजल्ट आना चाहिए हमारे पास। क्या आना चाहिए वो देखते हैं यहाँ पे। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुणा मल्टीप्लाई 5 आना चाहिए। तो ये जो है ये इसका होना चाहिए, मतलब, है ना दोस्तों। तो ये हमारा जो क्या है रिजल्ट आना चाहिए, ये वाला रिजल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अतः 6 का गुणनखंड करने पर, यहाँ पे हमने गुणनखंड करा तो 2 × 3 आया। तो इसका मतलब ये जो है संख्या हमारी ये नहीं हुई, मतलब ये इसमें ये नहीं आया, ये वाला 2 × 5, क्योंकि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 × 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। आंसर बस इतना आपको आंसर लिख देना है, ये ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो क्या है, ये जो है ये हम अगर इसको करेंगे तो ये अगर आ जाता है तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो जाती है, लेकिन ये इसमें नहीं आया तो ये हमारी संख्या है जो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। और क्वेश्चन में भी यही दिया है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n को 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, ये जांच करनी थी। तो यहाँ पे हम नहीं लिख देंगे, ये जांच नहीं हो, ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा अगला सवाल है वो हम देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है वो है 6th, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13, है ना, और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो दोस्तों हमें ये ज्ञात करना है। तो ये आप डरिए मत,
ये बहुत ही आसान सवाल है, इसको मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। तो यहाँ पे जो है हमने इसको क्या करा, इस प्रकार लिख लिया। पहले तो सबसे पहले ये दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करा हमने यहाँ पे 13 ले लिया बाहर, 13 यहाँ पे बाहर ले लिया, और जो यह संख्या थी उसको हमने ऐसे कैसे अंदर ले लिया। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो 77 + 1 हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 × 78। मतलब हमने क्या करा है, इन जो संख्या है इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण ये एक भाज्य संख्या हो गई, है ना। ये एक भाज्य संख्या हो गई, मतलब ये तो जो है हमारे जो व्याख्या करनी थी इस संख्या को, ये तो हो गई, है ना। क्यों है, तो इसलिए ये संख्या है क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण, है ना। 2 से अधिक है इनके, देखो यहाँ पे, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड है वो देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमने क्या करा है, जो है +5 में होता है इसको हमने ले लिया यहाँ पे, और बाकी को ब्रैकेट में लिख दिया। तो ब्रैकेट में जब हमने करा तो इन सबको हमने मल्टीप्लाई करा। तो यहाँ पे आंसर क्या आया हमारा, 5 × 1 09 × 1, है ना। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया। अब इसमें क्या करना है, 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण ये एक भाज्य संख्या, मतलब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी 2 से अधिक गुणनखंड रूप हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये भाज्य संख्या और ये भी भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार हमारा जो है 6th क्वेश्चन कंप्लीट होता है ना दोस्तों। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। तो दोस्तों जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो थोड़ा जो है 7th क्वेश्चन थोड़ा लंबा चल रहा है, इसलिए हम इसे करते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वह दोनों एक स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान मिलेंगे। तो ये हमें ज्ञात करना है कि वो कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो चलिए हम जल्दी से इसका ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 7th क्वेश्चन है जो वो अब मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा क्या, यहाँ पे पेन खत्म हो गया, तो फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा यहाँ पे समझाने की। तो यहाँ पे आप इससे समझिए यहाँ पे, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, ये एक वर्तकार पथ है ना दोस्तों। यहाँ पे ये एक वर्तकार पथ है, यहाँ पर जो है सोनिया है, यहाँ से सोनिया और रवि है वो यहाँ से चलते हैं ऐसे। सोनिया है 18 मिनट और जो रवि है वो 12 मिनट लगता है, तो वो यहाँ से चले और यहाँ से चले। तो यहाँ पे हमने न्यूनतम जो है हमारी दूरी वो ये है ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, हमें अधिकतम, न्यूनतम होता है तो हम एलसीएम ज्ञात करते हैं और अधिकतम होता है तो हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रश्न अनुसार हम उसी प्रकार इसको करेंगे। 18 का ले लिया, 12 का ले लिया, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे कितने हैं, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पे आ गया। 12 की पावर क्या है 2 और 3 की पावर 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 × 4 4 3 12, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे जो क्या है कॉमन क्या आ रहा है, 3 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है, तो यहाँ पे हमने कॉमन क्या आ गया, है ना। तो यहाँ पे हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे 4 9 36 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब जो है आपको क्या लिखना है लास्ट में लाइन, जो सोनिया है और रवि है वो पुनः स्थान 36 मिनट बाद दोनों एक जगह मिलेंगे, हाँ दोस्तों। तो ये आपको आंसर लिख देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सभी 7th क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जल्दी ही मैं अपनी जो आपकी एक्सरसाइज 1.3 है वो जल्दी लेके आऊँगा, इसलिए मेरे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।